कि मान लीजिए ये एक पर्सन है जिसका नाम है ए, ये अपनी वसीयत लिख कर गया जिसको हम बोल सकते हैं विल। ये अपनी वसीयत या फिर विल लिख कर जाता है कि मेरे मरने के बाद, विल का मतलब ये होता है मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसको दी जाए, वो दी जाए बी को। प्रॉपर्टी किसको दी जाए, बी को। वो क्या लिख कर गया है, वसीयत अपने लिख कर गया विल की प्रॉपर्टी जो है बी को दी जाए। ये जो कहानी होती है ना ये सूरी कि भाई उसने विल लिखा, उसने विल को, हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में बात पढ़ेंगे, उसने विल को रजिस्टर करवाया होगा, ये चीज हुई होगी। तो ये जो कहानी होती है ना कि इस ए ने विल लिखा, विल को रजिस्टर करवाया और फिर उसके मरने के बाद उस विल को जब एग्जीक्यूट करवाया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेट। प्रोबेट मतलब जो विल है उसको जो एग्जीक्यूट करने वाली जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं प्रोबेट। जिसके अंदर अब ये मान लीजिए बी जो है ये वैसे एप्लीकेशन डालेगा कोर्ट के अंदर, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है कल को कोर्ट में डालेगा कि सर मुझे प्रोबेट को एग्जीक्यूट करके दीजिए, जो मुझे वसीयत लिखी गई है मेरे नाम उसको एग्जीक्यूट करके दीजिए। तो इस पर ये कोर्ट फीस पे करेगा, कोर्ट फीस पे करेगा। कहाँ लिखा गया है कोर्ट फीस पे करेगा, ये बात लिखी गई है शेड्यूल 2 की एंट्री नंबर 11। तो प्रोबेट का कंसेप्ट क्या है, प्रोबेट का कंसेप्ट मोटा मोटी तौर पर कुछ इस तरह का है कि भाई जब कोई मतलब कोई आदमी वसीयत लिखता है तो वसीयत के अंदर वो लिखता है, अभी मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए ने वसीयत लिखी या विल लिखी कि मेरे मरने के बाद, विल का मतलब ये होता है जो मरने के बाद होती है, मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी बी को दी जाए, तो वो उसको रजिस्टर करवाता है। हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ेंगे कि आपको रजिस्टर करवाना होता है इसको, ठीक है। तो जैसे आप प्रॉपर्टी के कागज रजिस्टर करवाते हैं वैसे उसके बाद ये होता है कि ये प्रोबेट का कंसेप्ट क्या है, ये जो पूरी कहानी है, जो विल होता है, विल जिसको हम वसीयत बोलते हैं उसको हम कह सकते हैं प्रोबेट, उस पेपर को ही कह सकते हैं प्रोबेट। उसको पूरा एग्जीक्यूट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं प्रोबेट का प्रक्रिया। प्रोबेट ऑफ विल बोल दो या फिर इसका जो लीगल नाम है वो है प्रोबेट। तो ऑब्वियस है कि भाई मान लीजिए अगर भी कल को कोई डिस्प्यूट हो जाता है, ए के जो और भी बच्चे हैं और भी घर वाले हैं वो डिस्प्यूट कर दे, कोई वजह ले आते हैं कि नहीं ये वसीयत तो नहीं हो सकती किसी भी वजह से, तो बी कोर्ट में आ सकता है, एप्लीकेशन डाल सकता है कि सर मेरे को ये मेरी जो विल है ये एग्जीक्यूट करके दीजिए। उस पर उसको कोर्ट फीस पे करनी होगी। कोर्ट फीस कितनी पे करनी होगी, कहाँ पे करनी होगी, वो लिखा गया है शेड्यूल 2 की एंट्री नंबर 11 में। सेम होता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें सब दोनों चीजें होती हैं। इसमें आप बोल सकते हो पावर ऑफ अटर्नी, इसमें आप बोल सकते हो अगर कोर्ट ने किसी को ऑर्डर दिया है कि हम आपको ऑथराइज करते हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी को संभाल सकते हैं, उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें होती हैं। मान लीजिए मुझे किसी ने पावर ऑफ अटर्नी लिख कर दे दी कि मेरी प्रॉपर्टी तुम संभालो, या फिर कोर्ट ने मेरे को कह दिया कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है किसी पर्टिकुलर पर्सन की उसको आप संभालिए जब तक केस चलता है या किसी भी वजह से, तो वो होता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब मान लीजिए किसी ने मुझे पावर ऑफ अटर्नी लिख कर दिया और कल को उसको लेकर कोई विवाद हो जाता है, तो मैं पावर ऑफ अटर्नी बोल दो या उस लेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए कि सर ये लागू करवाया जाए, मुझे प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन डालता हूं, तो उस पर भी कोर्ट फीस पे करनी होती है, बिल्कुल पे करनी होती है कोर्ट फीस। कहां पर लिखा गया है इसका भी सेम ही है, शेड्यूल 2 एंट्री नंबर 11। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 है 1 है, एक मिनट ना, शेड्यूल 2 है 1 है, एंट्री नंबर तो 11 है, एक मिनट, शेड्यूल 1 है, सॉरी वही, शेड्यूल 2 नहीं है, शेड्यूल 1 है क्योंकि इसमें परसेंटेज वाला है, फिक्स नहीं है, वही, सॉरी हाँ, शेड्यूल 1 है 2 नहीं है, इसमें परसेंटेज वाला है, फिक्स नहीं है। अभी इसमें कितना होता है वो भी देखेंगे। तो ये होता है प्रोबेट बोल दीजिए या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, अपने आज ये टॉपिक पढ़ेंगे कि भैया
इस पर आपको कोर्ट फीस कितनी पे करनी होती है। उसके बाद इससे रिलेटेड कनेक्टेड बातें कि भाई कोर्ट फीस कम पे की है, कोर्ट फीस ज़्यादा पे की है, कोर्ट फीस किसको पे करनी है, ये कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर लिखी गई है। ठीक है, तो ये अपना कुछ आज पढ़ेंगे जो अपना चलेगा सेक्शन 19A से लेकर 19K तक। कोई भी डाउट, कुछ भी आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। स्टार्टिंग से इन शॉर्ट में आपको दोबारा बता देता हूं मैं, हमारा आज का टॉपिक जो है वो बता रहा हूं मैं आपको। प्रोबेट या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर कितनी कोर्ट फीस पे करनी होती है या उससे रिलेटेड कोर्ट फीस की बातें, ये अपना जो है चैप्टर जो है, अगर चैप्टर नंबर है तो सेक्शन नंबर बता देता हूं पहले, 19A से लेकर 19K तक, और जो चैप्टर नंबर है वो है 3A। होता क्या है पहले ये समझ लो, प्रोबेट क्या होता है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। प्रोबेट जो हमको वसीयत लिखी जाती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे दादा थे, वो मेरे नाम पे वसीयत लिख गए, तो वसीयत रजिस्टर करवानी होती है। हम रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये बात पढ़ेंगे कि वसीयत को भी रजिस्टर करवाया जाता है। तो मेरे को वसीयत लिख कर गए हैं तो मैं उस वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी अपने पोजेशन में ले सकता हूँ। कल को मान लीजिए मेरे और भी कोई भाई हैं, वो उस वसीयत पर डिस्प्यूट खड़ा कर देते किसी भी वजह से कि ये वसीयत सही नहीं है, वसीयत ओरिजिनल नहीं है, वसीयत दबाव, कुछ भी, किसी भी वजह से, तो मैं वसीयत को एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डालूंगा कि सर ये वसीयत है, मेरे को इसके हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी बनती है वो दिलवाई जाए। तो ऑब्वियस है, मैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जब एप्लीकेशन डालूंगा तो मैं कोर्ट फीस भी पे करूंगा। कितनी पे करूंगा वो हम बाद में देखेंगे। तो ये जो पूरी कहानी है इसको हम बोलते हैं प्रोबेट। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ विल को लेकर जो बातें हैं, विल को लागू करवाना। दूसरा होता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट। ये क्या है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट ये होता है, मान लीजिए आपने, मुझे किसी ने पावर ऑफ अटर्नी लिख कर दी कि भैया मेरी प्रॉपर्टी तुम संभालो। ठीक है, मेरे पास पूरी अथॉरिटी आ गई है। या फिर कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर किया कि कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, जब तक केस चल रहा है उसको आप संभालिए, किसी भी वजह से। ठीक है, ऐसा कुछ भी होता है। इन शॉर्ट बोलूं तो मुझे किसी ने ऑथोराइज किया कि उसकी प्रॉपर्टी संभालने का, मुझे एक तरह से अथॉरिटी लेटर दिया है। लेटर, लेटर बोल दो, अथॉरिटी दी है राइटिंग में। उस पर कोई डिस्प्यूट हो जाता है और जो भी लोग हैं जिनका उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो मैं ऑब्वियस है उस लेटर को एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डालूंगा। जब कोर्ट में एप्लीकेशन डालूंगा तो मेरे को कोर्ट फीस पे करनी होगी। तो आज अपने ये दो कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, हालांकि दोनों को लेकर बातें एक साथ ही चलेंगी, कुछ अलग अलग नहीं है। बस ये ध्यान रख लेना कि ये चैप्टर, ये सेक्शंस दोनों चीजों को लगते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोबेट को भी और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी। फीस चाहे तो प्रोबेट के ऊपर, प्रोबेट को हिंदी में भी प्रोबेट ही बोलते हैं, या फिर फीस चाहे तो प्रशासन पत्र, किसी को एक तरह से अथॉरिटी दी जाती है कि आप उस चीज को संभाल सकते हो, प्रशासन कर सकते हो उसके ऊपर, शासन बोल दो चाहे। ये तो अपने इन पर पढ़ेंगे। यस, अब ठीक है, अब आगे चलें। कल आपका टेस्ट है कोर्ट फीस एक्ट का, अच्छे से देख ले, पढ़ लेना उसको। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो कि प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, फिर अपने आगे चलें। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अगर टॉपिक समझ आ गया हो तो अपने आगे चलें, क्योंकि टॉपिक की कहानी समझनी जरूरी है कि एक्चुअली में होता क्या है, जो अपने पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में होता क्या है।
चलिए अब आते हैं सबसे पहला चीज, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि आपको शेड्यूल की लिस्ट दे दी जाएगी, शेड्यूल की लिस्ट मतलब किस चीज पे कितनी कोर्ट फीस लगती है सिंपल भाषा में, तो आप वो देख लेना। सबसे पहले आते हैं अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस। ठीक है, इसका कोई सेक्शन नंबर नहीं है, ये आपके शेड्यूल में लिखा गया है, शेड्यूल 1 एंट्री नंबर 11। किस केस के अंदर कोर्ट फीस की बात कर रहे हैं हम? प्रोबेट के केस के अंदर, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के केस के अंदर। कितनी कोर्ट फीस पे की जाएगी ये प्रॉपर्टी पर डिपेंड होता है। किस पर? प्रॉपर्टी पर। जैसे कि अब इसमें 3-4 कैटेगरी है। पहला, अगर जो प्रॉपर्टी जो है, एक मिनट, ठीक है, अगर जो मुझे लगा कहीं और भी कुछ लिखा होगा। अगर जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो 1000 से ज्यादा है और 25,000 तक है, अगर जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो 25,000 से ज्यादा है और 50,000 तक है, अगर जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो 50,000 से ज्यादा है और 5 लाख तक है, अगर जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो 5 लाख या उससे ज्यादा है। ध्यान देना एक बार, 1000, एक मिनट इसको पूरा लिख देता हूँ ना मैं, 1000 से ज्यादा 25,000 तक, 25,000 तक, 25,000 से ज्यादा 50,000 तक, 50,000 से ज्यादा 5 लाख तक और 5 लाख से ज्यादा। ये इन्होंने 4 कैटेगरी बनाई। ठीक है, अब ध्यान देना। पहला, कितनी कोर्ट फीस लगेगी? 3%। 3%, कितना? जितना भी अमाउंट है प्रॉपर्टी की, जितनी भी कीमत है, 3%। और अगर 25,000 से 50,000 है तो ध्यान देना 750 रुपीज एक होंगे प्लस 4%। कितना? 4% ऑफ अमाउंट मोर देन 25,000। मतलब कि मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत है 35,000, तो 1 से 25,000, 25,000 तक के तो हो गए 750 रुपए, पीछे कितने बच के? 10,000। जो बचा हुआ 10,000 है ना, उसका होगा 4%। जो बचा हुआ 10,000 है उसका होगा 4%। तो क्या कह रहा है भाई? 750 रुपए तो एक लग जाएंगे 25,000 रुपए तक के, और जो बचा हुआ अमाउंट बच जाएगा, मतलब 25,000 से 50,000 में बोलते हैं, जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसका 4%। सेम यहां होगा। यहां क्या बोल रहा है? यहां बोल रहा है कि 1,750 रुपए एक लगेंगे आपके प्लस 5%। कितना? 5% ऑफ एक्सेस अमाउंट। मतलब कि जो आपका प्रॉपर्टी की कीमत है जो 50,000 तक की है, वो तो ये हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी की कीमत है 60,000, तो बचे हुए 10,000 का 5% और ऐड हो जाएगा। सेम 5 लाख में क्या कर रहे हैं? ये 5 लाख में कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, 5,000 में तो बहुत ज्यादा लगा दिए यार, 24,250 रुपीज। इतना ही है ना? गलत हो तो देख लेना यार। प्लस 6% ऑफ एक्सेस अमाउंट। अब ध्यान देना एक बार। हाँ, अभी 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 बता रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, पहले वाला ध्यान दे देना। ये कह रहा है भैया ऐसा है, अगर प्रॉपर्टी की कीमत 25,000 तक है ना, तो जो भी कीमत है उसका 3% आपको कोर्ट फीस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी है 20,000 रुपए की, जिस भी चीज को विल के अंदर जो प्रॉपर्टी बताई गई है उसकी कीमत है 20,000, या एडमिनिस्ट्रेशन उसकी भी कीमत है 20,000, तो उसका 3%। 3% मतलब 20,000 का आप 3% कर दो, मोटा मोटी 600 रुपए, 600 ही बना ना। 20,000 का 3% ये लगेगा। पर अगर प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो है फॉर एग्जाम्पल 40,000, तो ये कहते हैं ऐसे नहीं है कि 40,000 है तो 25 से 50 वाला रेशियो है तो 4%। नहीं, ये कह रहा है भाई 40,000 को आप दो टुकड़ों में बांटो। एक तो होगा 25,000 तक वाला टुकड़ा,
एक होगा 15,000, 15 और 25 50 40 हो गए ना। ये 25,000 वाले पे तो कोर्ट फीस कितनी लगेगी, 750 रुपए, और जो बचा हुआ 15,000 है उसका होगा 4%। ये दोनों ऐड कर दो आप, तो 750 रुपए, 4% कितना होगा 15,000 का, ये भी मोटा मोटी 600 रुपए। ये दोनों ऐड कर दो, 1,350 रुपए। सेम चीज ये कहता है अगर प्रॉपर्टी की जो कीमत है ना वो टेक इट एज 80,000, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे कि आप 50,000 तक को तो फिक्स है, 50,000 का इसको डिवाइड कर, इसको दो पार्ट में कर दोगे, 50,000 और 30,000, 50,000 तक तो हो गया 1,750, और इसका हो गया 6%। तो 1,750, 30,000 का 6%, 1,800 रुपए। ये हो गया मतलब 7 8 15 15 35, 3,550 रुपए। ये ऐसे कहना चाहता है। अब ध्यान देना, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भैया ऐसा है, 25,000 तक तो है 3%, सिंपल। अगर 25,000 से ज्यादा है, मतलब 25,001 रुपए, तो अपने सिंपल रख लो। 25 से 50 में क्या है कि 25,000 रुपए तक का, तो फिर आप प्रॉपर्टी को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी है 40,000 की, तो 25,000 और 15,000। 25,000 वाले का तो कोर्ट फीस बन जाएगा 750 रुपए, और 15,000 का होगा 4%। 50,000 से ज्यादा है, मतलब प्रॉपर्टी है 80,000 की, तो 50,000 का तो हो जाएगा 1,750 रुपए, और बचा कितना 30,000, 30,000 का हो जाएगा 5%। 5 लाख से ज्यादा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी की कीमत है मान लो आपकी 10 लाख रुपए, तो 5 लाख का तो हो जाएगा 24,250 रुपए कोर्ट फीस, और जो बचा हुआ 5 लाख है उसका हो जाएगा 6%। ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है। हमको कैसे याद रखना है, हमको बस सिंपल याद रखना है, ऐसे याद करना। 25,000 तक है तो 3%, 50,000 तक 4%, 5 लाख तक 5%, 5 लाख से ज्यादा 6, 3 4 5 6, क्या क्या रेश, क्या ब्रैकेट है, 25,000, 50,000, 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा, 3%, 4%, 5%, 6%। नंबर लिखने हो 750, उसमें 1,000 जोड़ देना, 1,750, फिर दूसरा तो आप याद कर ही लोगे, 24,250। ये कोर्ट फीस का ऐसे निकाला जाता है विल के केस में, अगर कोर्ट फीस आप निकालोगे। अब आपको ये बात समझ आई कि कोर्ट फीस कितनी होगी। ठीक है, ये हुआ अपना एक पॉइंट, इसके अंदर पढ़ लेना अच्छे से। प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कोर्ट फीस कितनी है, कहां बताई गई है और कितनी होती है। ठीक है, परसेंटेज वाला जरूर ध्यान देते ना। अब आते हैं टॉपिक पे, अब आ जाइए टॉपिक पे, जो अपना है सेक्शन वाला एरिया, 19A से 19K। इसके अंदर ना थोड़े सेक्शन मार्क कर लीजिए। 19A मार्क कर लीजिए, 19A जो बताता है अगर कोर्ट फीस ज्यादा पे कर दी है तो। ठीक है, कोर्ट फीस अगर ज्यादा पे कर दी है तो। 19E, 19E अगर ए और ई कनेक्टेड है, ए ज्यादा ई कम, ए ज्यादा ई कम, ठीक है, उसके बाद ई के साथ जी और एच कनेक्टेड है, जी देख लेना, ई के साथ जी कनेक्टेड है, ओके। उसके अलावा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ए ई एफ और जी, हाँ जी ठीक है, ओके। अब आ जाइए, अपने को ये तो पता लग गया भाई कोर्ट फीस कितनी होती है, कैसे होती है। सबसे पहले आ जाइए एक सेक्शन पे, जो इसका अंदर सेक्शन है विच इज जी एच एच, सेक्शन 19H, जो एक्चुअली में बात करता है प्रोसीजर की। प्रोसीजर मतलब कि भाई कोर्ट फीस कौन कैलकुलेट करेगा, कैसे कैलकुलेट होगी, ये कुछ एक बातों को लेकर। ठीक है, इसके अंदर हमको बस छोटी मोटी बातें ध्यान रखनी है। आपका सेक्शन 19H जो प्रोसीजर की बात करता है, भाई अपने ने ये तो बात कर ली कोर्ट फीस कितनी होती है, पर ये जो बात है कि भाई कोर्ट फीस कैलकुलेट कौन करता है, प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग कोर्ट फीस।
कोर्ट फीस कौन कैलकुलेट करेगा, कोर्ट फीस को लेकर कितना अमाउंट बनता है, ये चेक कौन करेगा, ये सब बात है। तो इसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है, बस ये चीज ध्यान रख लेना। अगर तो मामला है लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट मतलब अदर देन हाई कोर्ट, और अगर मामला है हाई कोर्ट का, अगर मामला है लोअर कोर्ट का, तो जैसे ही मान लीजिए कोई एप्लीकेशन आती है कि सर प्रोबेट को एग्जीक्यूट करना है, सर एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करना है, और जो एप्लीकेशन डाल रहा है वो अपने हिसाब से प्रॉपर्टी की कैलकुलेट करके बता देता है कि सर मेरी प्रॉपर्टी की कीमत इतनी है, उसके हिसाब से मैंने इतनी कोर्ट फीस पे कर दी। ये बात कि वो बोल रहा है कि प्रॉपर्टी की कीमत इतनी है, कोर्ट फीस उसने पे कर दी है, तो क्या सच में प्रॉपर्टी की कीमत उतनी है क्या? क्योंकि ऑब्वियस है, हर आदमी अपनी कोर्ट फीस बचाने के लिए प्रॉपर्टी की कीमत कम बताएगा। तो कोई तो हो जो चेक करे कि जो ये प्रॉपर्टी की कीमत बता रहा है ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा। तो लोअर कोर्ट के केस के अंदर तो चेक कौन करता है? कलेक्टर। इसको जाता है नोटिस कलेक्टर, वो कलेक्टर जिसके एरिया में वो प्रॉपर्टी है। हाई कोर्ट के केस के अंदर अथॉरिटी का नाम याद रख लेना, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। अब ध्यान देना 19G अपने को क्या बता रहा है। 19G कहता है कि भाई मान लीजिए एप्लीकेशन आती है प्रोबेट को एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर एप्लीकेशन आती है एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो पार्टी तो अपने हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत बताकर कोर्ट फीस पे कर देती है। तो ये चेक कौन करेगा, कैलकुलेट कौन करेगा कि प्रॉपर्टी की कीमत, चाहे तो कोर्ट फीस बोल दो या फिर प्रॉपर्टी की कीमत कैलकुलेट कौन करता है? तो लोअर कोर्ट तो नोटिस इश्यू कर देती है कलेक्टर को कि आप बताइए कितनी कीमत है। हाई कोर्ट के केस में चेक कौन करता है? चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। तो ये जो दोनों अथॉरिटी है, कलेक्टर है तो वो तो लोअर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेज देता है, चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी है तो ये हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं। इतना ही इसके अंदर 19G के अंदर सिर्फ इतना ही देखने लायक है, और इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको तंग कर सकता है। ये बात समझ आई? कोई भी डाउट इसको लेकर? भाई मान लो आपके दादा आपको विल, आपके नाम विल लिख कर गए, तो आप तो कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हो कि सर विल मेरे हिसाब से विल एग्जीक्यूट की जाए मेरे नाम से, मेरे को लिख के गए हैं प्रॉपर्टी। तो आप तो अपने हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत बताकर और कोर्ट फीस पे कर दोगे। कोर्ट तो चेक करवाएगी ना कि कोर्ट फीस उतनी है नहीं है, तो किससे चेक करवाएगी? नोटिस किसको दिया जाएगा कि प्रॉपर्टी की कीमत हमको बताइए कि इतनी कीमत है? तो लोअर कोर्ट तो देती है कलेक्टर को और हाई कोर्ट देता है चीफ कंट्रोलिंग। तो हम बोलते हैं कि भाई 19 सॉरी, हाँ सही है, जी कहाँ से लिख दिया, सॉरी, ये EFGH 19H बोलने के बाद भी जी लिख दिया, वो उसी पर डिस्कशन चल रहा था ना। 19H ये बोलता है कि भाई प्रोसीजर क्या होता है जब ऐसी एप्लीकेशन आती है, तो कोर्ट फीस या बोल दो प्रॉपर्टी की कीमत कैलकुलेट की जाती है। कौन करता है? कलेक्टर या फिर चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, जो लोग अपनी रिपोर्ट कैलकुलेट करने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं किसको? हाई कोर्ट को, या फिर अगर कलेक्टर है तो वो सबमिट कर देता है लोअर कोर्ट को। ठीक है, अब आ जाइए आगे। अब आते हैं अपना जो, ये तो हो गया पहली बात इसके अंदर। अब आ जाइए अपने के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, अगर कोर्ट फीस ज्यादा पे की है। दूसरा, अगर कोर्ट फीस कम पे की है। 19A और कम के केस में है 19E और 19G। कम के केस में दोनों सेक्शन है, E और G, ये दोनों बताते हैं। ठीक है, तो आ जाइए जी। ये तो हो गया पहला पॉइंट। इसके अंदर एक तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए दूसरा सेक्शन। इफ मोर कोर्ट फीस पे, या मोर की जगह लिख देते हैं हाई। देखो ऑब्वियस है, हाई कोर्ट फीस पेड का मतलब क्या है कि भैया उसने प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा एस्टिमेट कर ली थी, जिसकी वजह से उसने ज्यादा कोर्ट फीस पे कर दी। भाई प्रॉपर्टी की कीमत एक्चुअली में थी 1000 रुपए, उसने कैलकुलेट कर दी 10,000 रुपए, जिसकी वजह से जो है उसने प्रॉपर्टी कीमत ज्यादा कैलकुलेट करने की वजह से उसने कोर्ट फीस भी ज्यादा पे कर दी। तो यहां बोलते हैं कि भैया ऐसा है, 19A पे आ जाओ। 19A ये बोलता है कि भाई ऐसा है, अगर ऐसा कुछ भी होता है, सिंपल सा कहानी बताता हूँ, अगर ऐसा कुछ भी होता है, मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन डाली और उसमें मैंने प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा कैलकुलेट कर ली और कोर्ट फीस ज्यादा पे कर दी, तो सिंपल सा है, मैं क्या करूंगा, मैं जो है
उसके बारे में एक एप्लीकेशन डाल दूंगा। किसको डालूंगा? चीफ कंट्रोल, जो अपने ने अभी ऊपर अथॉरिटी बात की है ना, तो मैं डालूंगा चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी को, जिसको बताऊंगा कि सर ऐसा है कि ना मेरे केस के अंदर मैंने प्रॉपर्टी ज्यादा कैलकुलेट कर ली थी, कोर्ट फीस ज्यादा पे कर दी, मुझको वापस दी जाए। तो चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी अपने हिसाब से एक इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी करने के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, मैंने कोर्ट फीस ज्यादा पे कर दी है, वो मुझे रिफंड कर देंगे। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि अगर ज्यादा कोर्ट फीस पे कर दी जाती है, ठीक है, हाई कोर्ट फीस पेड, तो मैं किसको एप्लीकेशन डालूंगा? मैं एप्लीकेशन डालूंगा टू चीफ कंट्रोलिंग, एक अथॉरिटी होती है, रिवेन्यू अथॉरिटी, इसको एप्लीकेशन डालूंगा। दूसरी बात, कितने टाइम में, मेरे को कितना टाइम दिया जाएगा एप्लीकेशन डालने का? 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ, क्या बोल सकते हैं अपने को, नॉलेज, मेरे को जब पता लगा ना कि अरे यार मैंने ज्यादा कोर्ट फीस पे कर दी, उससे 6 महीना। उसके बाद क्या चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी बाउंड है? बाउंड नहीं है, वो चाहे तो, उसकी डिस्क्रिशन है, अथॉरिटी की डिस्क्रिशन है। वो एक इंक्वायरी करेंगे और फिर अगर उनको लगा तो मुझे रिफंड कर देंगे। अब ध्यान देना, 2-3 बातें ध्यान देना। पहला, अगर प्रोबेट या उसके केस में हाई कोर्ट फीस पे हो जाती है, तो एप्लीकेशन किसको डालोगे आप रिफंड के लिए? चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। ठीक है, हमारे पास दो अथॉरिटी है, लोअर कोर्ट का, लोअर कोर्ट कलेक्टर को बोलती है कि आप चेक करिए प्रॉपर्टी कीमत, हाई कोर्ट इसको बोलती है, बट हमारे यहाँ मतलब अगर इसके इस पॉइंट को छोड़ दें, प्रोसीजर वाले पॉइंट को, सब कुछ चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी के हाथ में रहेगा। कितने टाइम में आप, कितना टाइम होता है आपके पास एप्लीकेशन डालने का? 6 महीना। क्या अथॉरिटी बाउंड है? बाउंड नहीं है, अथॉरिटी इंक्वायरी करेगी। अगर उनको लगा कि हाँ भाई ऐसा सच में हुआ है, और फिर उनको लगता है कि प्रॉपर्टी को रिफंड कर देना चाहिए, सॉरी कोर्ट फीस को रिफंड करना कर देना चाहिए, जो भी एक्सेस अमाउंट पे किया है, तो मुझे वो रिफंड कर देंगे। इस बात को लेकर कोई भी डाउट? सिंपल है, बट ये आ सकता है कि भैया एप्लीकेशन कितने टाइम में डालोगे आप, एप्लीकेशन किसको डालोगे? इस बात को लेकर कोई भी डाउट? क्योंकि अब अगले पॉइंट पे आएंगे, और अगला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। तो अगर आपको ये बहुत क्लियर हो चुका कि हाँ बिल्कुल इजी समझ चुके हैं, फिर अपने आगे चलते हैं। इसमें कोई भी डाउट, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। चलें फिर आगे। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे पॉइंट। अब ध्यान देना, तीसरा पॉइंट, पहली बात तो लगता कब है? टू लो कोर्ट फीस पेड। क्या करता है ये? टू लो कोर्ट फीस पेड, मतलब बहुत कम आपने पे की। ऐसा नहीं है कि यार आपने आपने 10 रुपए कम पे कर दिए, आपने 20 रुपए कम, नहीं, ये कह रहा है भैया ऐसा है आपको पे करना था 100 रुपए, आप तो पूरा ही 50 रुपए पे कर रहे हो, मतलब बहुत ही कम। थोड़ा बहुत डिफरेंस है तब ये सेक्शन नहीं लगेगा। आपका एक्चुअल जितना कोर्ट फीस बनता था और आपने जितना पे किया वो बहुत कम है, मोर देन, मतलब अपने बोल सकते भी ऐसा है कि लगभग आधे के आसपास है, तो हम बोल देते हैं टू लो। तो 19E ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कम कोर्ट फीस पे की है तो लग जाएगा, नहीं, ये तब लगता है अगर आपने काफी कम पे की है, काफी कम कोर्ट की इच्छा पे है, पर फिर भी ध्यान रखना अगर काफी कम पे की गई है तो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना। अब आते हैं, ये है क्या? दो चीजें होती हैं। अब कोर्ट फीस का लेना देना किससे है? प्रॉपर्टी की वैल्यू से, प्रॉपर्टी की
वैल्यू कैलकुलेशन से। अब भाई एक तो मेरे से गड़बड़ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, मैंने जानबूझ के किया, तब तो ऑब्वियस है भाई मेरी गलती है और मुझ पे पेनल्टी पनिशमेंट जो भी है बनना चाहिए। एक है मैंने जानबूझ के नहीं किया, मेरे से गलती हो गई। तो इसमें एक तो होता है नोइंगली आपने ऐसा कुछ किया, नोइंगली आपने गड़बड़ की, नोइंगली प्रॉपर्टी कीमत कम बताई और कम। एक होता है बाय मिस्टेक, एक क्या होता है बाय मिस्टेक। नोइंगली के केस में तो ऐसा है जी, अलग बातें हैं, आप पे इवन पेनल्टी भी लगेगी और भी बातें अपने देखेंगे। बाय मिस्टेक में आप पर पेनल्टी नहीं लगती है, उसमें कंडीशन होती है, जनरली पेनल्टी नहीं लगती है, पर उसमें भी पेनल्टी लग सकती है अगर आप कोई गड़बड़ करते हो, तो जनरली पेनल्टी नहीं लगती है, हम ये बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दे देना ये क्या बोलता है। पहला टॉपिक लेते हैं अपने, इसका ये वाला पार्ट रहा नोइंगली वाला। ठीक है, टू लो कोर्ट फीस पेड, और इसने क्या किया, नोइंगली लो कोर्ट फीस पे, जानबूझकर उसने कम कोर्ट फीस पे की है, जानबूझकर प्रॉपर्टी की कम कीमत बताई है, तो उसमें होगा क्या। पहला, एक तो भैया ऐसा है, आपने जितना भी पैसा पे किया है, मतलब जितनी कोर्ट फीस आप पहले पे कर चुके हो ना, वो सारी फॉरफिट हो जाएगी, मतलब कोर्ट अपने पास रख लेगी, आपको वापस नहीं होगी। फॉरफिट या बोल दो नो रिफंड, ऐसा नहीं है कि आप वो वापस ले सकते हो ना। दूसरी चीज, जितना एक्चुअल कोर्ट फीस पे बनता है, जितना एक्चुअल कोर्ट फी बनता है वो आपको पे करना होगा। मतलब कि कोर्ट फीस बनती थी 100 रुपए, मैंने पे किया 50 रुपए, बनती इतनी थी, मैंने ये पे किया, कोर्ट ने मुझे पकड़ लिया, ये तो मेरा पैसा कोर्ट अपने पास रख लेगी, फॉरफिट, मुझे वापस नहीं होगा। और कोर्ट बोलेगी 100 रुपए और पे करो, ये नहीं बोलेगी कि तुम 50 पे कर चुके हो तो कोई बात नहीं, बचाओ ना, पूरा का पूरा दोबारा पे करो अगर केस चलाना है तो, वरना केस डिसमिस कर देंगे हम। और उसके बाद मुझ पर लगाई जाएगी पेनल्टी। क्या लगाई जाएगी, पेनल्टी। अब ध्यान देना पेनल्टी का क्या केस है। 5 टाइम्स 20 टाइम्स, विच मीन्स अगर 1 साल में मैं पकड़ा गया, विद इन 1 ईयर, तो 5 टाइम्स, जितना भी कोर्ट फीस बनता है, 5 टाइम्स 20 टाइम्स ऑफ कोर्ट फी, 5 टाइम्स। और अगर 1 साल के बाद मैं पकड़ा जाता हूं तो लगेगा 20 टाइम्स। तो ध्यान देना, अगर मैं जानबूझ के कम कोर्ट फीस पे कर रहा हूं प्रोबेट वाले केस के अंदर, तो एक तो मैंने जो पे कर दिया है वो मेरा पैसा चला जाएगा, जितना भी मेरा एक्चुअल अमाउंट करता है वो मुझे दोबारा पे करना होगा। तीसरा, मुझ पे पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी कितनी, जितनी भी कोर्ट फीस है एक्चुअल कोर्ट फीस, उसका 5 टाइम्स या 20 टाइम्स। अगर 1 साल में पकड़ा गया तो 5 टाइम्स, 1 साल के बाद पकड़ा गया तो 20 टाइम्स। इसको लेकर कोई भी डाउट। 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 5 गुना, जितना भी कोर्ट फीस बनता है ना, मान लो यहां पर मेरे को 100 रुपए भरना था, तो 100 रुपए का 5 गुना, 20 गुना, उतना और पेनल्टी पे करनी होगी, ये पेनल्टी पे करनी होगी मुझे।
यस। चले आगे। अब ध्यान देना दूसरा पॉइंट, इसको थोड़ा इसी तरह से समझना जैसे यहां लिखेंगे, इसको इतना ही पढ़ लेना जो यहां लिखा जा रहा है। दूसरा कि भाई बाय मिस्टेक जो है ना, मैंने कम कोर्ट फीस पे कर दी, कम कोर्ट फीस। अब ये है क्या, ये ऐसा बोलता है, ये बाय मिस्टेक वाला भी सेक्शन सेम ही है, ठीक है। जैसे यहां पर 19E लिखा हुआ है ना, नहीं लिखा हुआ है, कहां गया, सेक्शन 19E। बाय मिस्टेक का भी सेक्शन 19E ही है, पर इससे एक और कनेक्टेड सेक्शन है 19G। 19G। अब ध्यान देना, ये क्या कहना चाहते हैं भाई, बाय मिस्टेक आपने कम कोर्ट फीस पे कर दी। सिंपल, ये कहता है भैया ऐसा है, आपसे गलती हुई है, आपने जानबूझ के तो ऐसा किया नहीं है, तो जनरली तो ऐसा है कि आप पे कोई पेनल्टी नहीं होगी, नो पेनल्टी, कुछ भी नहीं लगेगा। और आप बस जो डिफरेंस अमाउंट है ना, जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे कर देना, बस अमाउंट पे कर दो, पे कर दो। मतलब कि 100 रुपए कोर्ट फीस बनती थी, मैंने, मेरे से गलती होगी कैलकुलेशन में और मैंने 50 रुपए पे कर दिया, तो गलती से हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 50 रुपए जो बचा हुआ है वो पे कर दूंगा, बात खत्म। पर कानून कहता है ऐसा तो भैया मिसयूज भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मैंने गलती से कम कोर्ट फीस पे की, पर बाद में मेरे को पता लग गया कि अरे यार मैंने तो कम कोर्ट फीस पे की है, ये तो मेरे से कैलकुलेशन में गलती हो गई। मैं बैठा रहता हूँ चुपचाप कि अगर तो पकड़ा गया तो मेरे पे कौन से वाला पॉइंट लगेगा, बाय मिस्टेक वाला, क्या ही नुकसान है, कौन सी पेनल्टी है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। और नहीं पकड़ा गया तो केस चल ही रहा है, कम कोर्ट फीस में केस चल जाएगा। होगा क्या कि अगर मेरे से गलती से ऐसा हुआ है तो मिसयूज क्या हो सकता है कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, कि अगर पकड़ा गया तो डिफरेंस अमाउंट पे कर दूंगा, नहीं पकड़ा गया तो डिफरेंस अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, केस वैसे का वैसा। यहां पर एक लिमिट डाल दी गई है, ऐसा है जी, अगर विद इन 6 मंथ, क्या है, 6 महीना, या ऐसा लिख देते हैं, सिंपल लिख देते हैं, अगर मिस्टेक पता लगने के 6 महीने में, कितना, 6 महीने में एप्लीकेशन नहीं डाली आपने, एप्लीकेशन बोल दो, या फिर कोर्ट फी पे नहीं किया, कि सर मेरे से गलती हो गई, मुझे जैसे ही पता लगा मैं तुरंत कोर्ट में आ गया हूं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तब मेरे पर पेनल्टी लगेगी, तब मेरे पर पेनल्टी लगेगी। और कितनी लगेगी ये ध्यान देना, एक तो 1000 रुपए लगेगा, 1000 रुपए प्लस 20% ऑफ डिफरेंस अमाउंट। कितना, डिफरेंस अमाउंट, जो भी डिफरेंस अमाउंट बनता है उसका 20%। 1000 रुपए तो एक लगेगा, और क्या लगेगा, 20%। सेक्शन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, आप ऐसे याद कर लेना, क्योंकि ये पेनल्टी वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, बहुत कम चांसेस है कि ये पेनल्टी वाला क्वेश्चन बन जाए। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भैया ऐसा है, क्वेश्चन जो बनेगा कि भाई कोई बंदे ने कम कोर्ट फीस पे किया है, तो बताइए उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी। तो वहां पर बोला जा रहा है कि नोइंगली उसने कम पे किया, बताइए कितनी, ये सिंपल है, ठीक है। कोई बंदे ने नोइंगली कम कोर्ट फीस पे किया है तो होगा क्या, उसकी जो उसने कोर्ट फीस पे की है वो फॉरफिट हो जाएगी, उसको बाकी जो एक्चुअल कोर्ट फीस बनती है वो दोबारा पे करनी होगी। किसी से मिस्टेक, मिस्टेक बोल दो, इंटेंशन बोल दो कि भाई उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तब क्या होगा, तब आप बोलोगे भाई उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। पर 6 महीना, वहां पर क्या क्वेश्चन बनेगा, 6 महीना, अगर 6 महीने में वो कोर्ट फीस पे कर देता है, जैसे उसको पता लगता है ना, उसके 6 महीने। तो ये है अभी तक का अपना टॉपिक। अभी तक अपने ने क्या पढ़ा, पहला प्रोबेट लेट होता क्या है, कितना कोर्ट फीस होता है। फिर हमने देखा भाई प्रोसीजर, प्रोसीजर में हमने छोटी सी बात पढ़ी भाई, कोर्ट में एप्लीकेशन आएगी तो कोर्ट किसको कहेगी कि आप जांच करिए, तो लोअर कोर्ट कलेक्टर को, हाई कोर्ट होगी तो चीफ कंट्रोलिंग रिवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है। फिर हमने ज्यादा कोर्ट फीस पे किया है तो क्या होगा, कम कोर्ट फीस पे किया है तो क्या हो, ज्यादा में तो आपको रिफंड हो जाएगा, बस आपको एप्लीकेशन जो है 6 महीने, वहां भी शायद 6 महीने ही है ना,
ठीक है, आपको 6 महीने में एप्लीकेशन डालनी है। कम में भी अगर 6 महीने के अंदर अंदर आप आ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपको पता लगा उसके 6 महीने में आगे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर उसके बाद आते हो तब पेनल्टी लगेगी। ये अभी तक अपनी बात है। अब आ जाइए इसके अंदर एक छोटी सी और बात है, इसमें इतनी सेक्शन है, एक 19A देख लेना, 19A के बाद आप 19E देख लेना, 19G देख लेना, ठीक है, उसके बाद आप आई देख लेना, जी एच छोड़ देना, चाहे सॉरी जी के बाद एच प्रोसीजर, एच प्रोसीजर देख लेना। अब आई आ जाइए, आई 19 जी एच आई, ठीक है, आई हो गया और जे, ठीक है। अब आ जाइए आप तीसरा पॉइंट इसका, रिकवरी ऑफ पेनल्टी। जो भी पेनल्टी वगैरह लगाई जा रही है वो रिकवर कौन करेगा? क्या पेनल्टी या अमाउंट को रेमिट किया जा सकता है? रेमिट ऑफ पेनल्टी, रेमिट मतलब माफ, माफ, माफ किया जा सकता है क्या? ये एक पॉइंट है, ये ध्यान दे देना, इसका सेक्शन है, वैसे तो आज चांसेस कम है इसके आने के, बट फिर भी ABCDEFGHI J, सेक्शन 19J, ठीक है, रिकवरी और रेमिट वाला। ठीक है, 19I सिर्फ यही बताता है कितना अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस है, कहाँ बताया गया है, वो शेड्यूल में, ठीक है, तो जो अपने ने अमाउंट कैलकुलेट किया वो तो उसका शेड्यूल है वैसे तो। अब ध्यान देना, रिकवरी को लेकर जो बातें हैं, रेमिट लेने को लेकर जो बातें हैं, रेमिट मतलब जो पेनल्टी लगी थी है, आपने जो पीछे पेनल्टीज वगैरह पड़ी हैं, क्या वो माफ की जा सकती हैं क्या? देखिए सिंपल सी कहानी है, रिकवरी कौन करेगा? चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। सारी पावर इन्हीं के पास है, बस एक ही पावर है कलेक्टर के पास, तो जब लोअर कोर्ट का मामला होता है तब कलेक्टर जांच करता है। सब माफ कौन करेगा? चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी। पेनल्टी की अमाउंट माफ करनी है, कोर्ट फीस की अमाउंट माफ करनी है, यही माफ करेगा। पेनल्टी रिकवर करनी है, यही रिकवर करेंगे, यही रिकवर करेंगे। ये इतनी सी इसके अंदर बात है। तो अब ध्यान देना, जो मोटा मोटी बात है वो भी बता चुका, एक छोटी सी बात हो रहा है वो भी देख लेंगे, पर वो थोड़ी सी अलग है इसलिए उसको अलग ही रखना। अभी तक अपने ने जो पढ़ा, कितना अमाउंट ऑफ कोर्ट फीस है उसको लेकर शेड्यूल 2 का एंट्री नंबर 11 है, वो देख लेना, 3%, 4%, 5%, 6%, क्या ब्रैकेट है, 25,000, 50,000, 5 लाख, 5 लाख से ज्यादा, एक। उसके बाद आप आ जाइएगा कि भैया अगर ज्यादा कोर्ट फीस, सॉरी दूसरा पॉइंट पे आना कि जांच कौन करता है, कलेक्टर और चीफ कंट्रोलिंग रेवेन्यू अथॉरिटी, ठीक है। उसके बाद जांच पर आ जाना कि भाई जांच को लेकर, सॉरी जांच तो हो गया, तीसरा पॉइंट, ज्यादा कोर्ट फीस अगर पे की है तो उसमें 19A है, कम में 19E और 19G है। अभी तक कोई भी डाउट, कुछ भी आपको पूछना है, इसमें सिर्फ ये सिलेक्टेड सेक्शन है, पर दोबारा बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि चीजें बहुत डायरेक्ट क्लियर बोली गई हैं। यस, कोई भी डाउट, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, वो हो सकता है आपसे उसके अंदर एक दो बातें पूछी जा सकती हैं, तो उसको अपने समझ लेते हैं वो होता क्या है एक्चुअली में, उसका कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, प्रोबेट का चैप्टर नंबर क्या है, प्रोबेट के केसेस में कोर्ट फीस कितनी होती है, तो वो 3%, वो वाला ब्रैकेट अच्छे से पढ़ लेना। कोर्ट फीस को लेकर कैलकुलेशन कौन करता है, कलेक्टर या चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी। अगर ज्यादा कोर्ट फीस पे की है तो रिफंड कौन करेगा और कितने टाइम में आप एप्लीकेशन डाल सकते हो रिफंड करने की। अगर कम कोर्ट फीस पे की गई है तो कितनी पेनल्टी लगेगी, 5 गुना, 20 गुना, ठीक है। अगर कम कोर्ट फीस गलती से बाय मिस्टेक पे की गई है तब कुछ नहीं होगा, पर कितने टाइम में, 6 महीने में। अगर 6 महीने से ज्यादा हो जाता है फिर आप पे उस केस में भी पेनल्टी लगेगी, 1,000 रुपए प्लस 20%। ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, और इसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्या बनेंगे। चैप्टर नंबर, कोर्ट फीस की अमाउंट वाला जो शेड्यूल है वो एंट्री नंबर 11 देख लेना अच्छे से। ज्यादा कोर्ट फीस पे की गई है तब क्या होगा, कितने टाइम में एप्लीकेशन डाल सकते हो, रिफंड कौन करेगा, कम कोर्ट फीस पे की गई है तो पेनल्टी
कितनी लगेगी, 5 गुना 20 गुना वाला वो पॉइंट देख लेना, ठीक है। हाँ, इंक्वायरी कौन करेगा, 19G देख लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाओ, एक छोटा सा टॉपिक है, एक कंसेप्ट होता है भाई, मान लो ये पर्सन है ए, इसने क्या किया, सब कुछ, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, ये पर्सन है ए, इसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी की कीमत है, लेट्स टेक इट एज 1000 रुपए, दान कर दी, मतलब दान बोल दो, चलो दान कर दी बी को, ठीक है, वसीयत लिख देते हैं, चलो सिंपल रहेगा, आप लोग को डायरेक्ट रहेगा। इसने प्रॉपर्टी विल में दे दी बी को। अब इस ए पे ना कर्जा था 200 रुपए का, कितने रुपए का, 200 रुपए का कर्जा था। तो बी ने क्या किया, जो ये 200 रुपए का कर्जा था, बी ने कहा यार 1000 रुपए की प्रॉपर्टी आ रही है, प्रॉपर्टी बेचूंगा, इससे अच्छा एक काम करता हूँ, 200 रुपए में मैं पे कर देता हूँ। बी ने 200 रुपए का कर्जा पे कर दिया, खुद से कर्जा पे कर दिया, फ्रॉम हीज ऑन पॉकेट, खुद की जेब से दे दिया। उसने कहा यार 1000 रुपए की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बेचूंगा, उसमें से 200 रुपए दूंगा, फालतू के अंदर प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी रख लेता हूँ, 200 रुपए मैं दे देता हूँ। तो कानून कहता है भैया ऐसा है, बी को कहता है भैया आपके पास 1000 रुपए की प्रॉपर्टी आनी थी, 200 रुपए उसमें से ऐसा था कि कर्जा था, तो एक्चुअली में तो आपके पास प्रॉपर्टी कितने रुपए की आई, 800 रुपए की। तो आपकी कोर्ट फीस भी इसी पे बनता है, किस पे बनता है, इस पे। अगर प्रॉपर्टी पर कोई कर्जा था ना उस बंदे के, तो कर्जे का पैसा किसने पे कर दिया, जिसके पास प्रॉपर्टी जानी थी, वसीयत में जिसके पास जानी थी, तो प्रॉपर्टी की कीमत भी उतनी कम की जाएगी और उसी के हिसाब से कोर्ट फीस कैलकुलेट होगा। 1000 रुपए की प्रॉपर्टी देनी थी, वसीयत में लिख के गया, 200 रुपए ए पे कर्जा था, 200 रुपए जो है बी ने अपनी पॉकेट से दे दिया, या तो प्रॉपर्टी बेच के दे तो अलग कहानी है, 200 रुपए अपनी जेब से दे दिया। तो अब अगर बी विल की एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन डालता है तो कोर्ट फीस कितनी पे करनी होगी, 800 रुपए के हिसाब से। ये पॉइंट समझ आया, ये पॉइंट समझ आया। दोबारा बता रहा हूं, मान लीजिए मेरे दादा मुझे 1000 रुपए की प्रॉपर्टी वसीयत में लिख कर गए, 1000 रुपए की, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि अगर 1000 रुपए की प्रॉपर्टी है, ये 200 रुपए वाला कर्जे वाला पॉइंट हटा दो, 1000 रुपए की प्रॉपर्टी है, तो मैं अगर उसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डालूंगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो मुझे कोर्ट फीस 1000 रुपए के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है, इसको लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेकर तो, इस पॉइंट को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 1000 रुपए की प्रॉपर्टी, 200 रुपए वाला पॉइंट हटा दो, 1000 रुपए की प्रॉपर्टी मुझे देकर गए, तो कोर्ट फीस मुझे 1000 रुपए के हिसाब से पे करनी होगी। अब दूसरा पॉइंट, अब सोचिए प्रॉपर्टी पे 200 रुपए कर्जा था, दादा के ऊपर 200 रुपए का कर्जा था, तो दादा अगर 200 रुपए कर्जा खुद से पे करके जाते तो प्रॉपर्टी की कीमत 800 रुपए बच जाती ना। प्रॉपर्टी बेच के 200 रुपए का कर्जा दे जाते तो प्रॉपर्टी तो 800 रुपए की बच जाती। अब अगर कर्जा मैं खुद की जेब से पे कर रहा हूं तो मेरे पास तो 800 रुपए ही आ रहे हैं ना, मेरे पास 1000 रुपए दादा देके गए, दादा कह के गए कि भाई 1000 रुपए रख लेना, पर एक्चुअली में 200 रुपए दादा ने किसी और को देने थे, तो मैंने अपनी जेब से 200 रुपए दे दिए, तो मेरे पास तो 800 रुपए ही आए ना। तो कानून कहता है भैया आपको बेनिफिट कितने का हो रहा है, हम तो उस पे कोर्ट फीस लेंगे ना, आपसे हम 1000 रुपए पे कोर्ट फीस कैसे ले लें, आपको बेनिफिट तो हो रहा है 800 रुपए का, प्रॉपर्टी 1000 रुपए की भले ही आनी थी, 200 रुपए का तो आपने कर्जा पे किया है।
तो आपको बेनिफिट तो 800 रुपए का हो रहा है, हम कोर्ट फीस 800 रुपए पे कैलकुलेट करेंगे ना। ठीक है, ये बात अब समझ आई कि भाई कोर्ट फीस तो जितनी बेनिफिट अमाउंट है उसी पे लिया जाएगा। हाँ यस, एग्जीक्यूट करवाते टाइम जो कोर्ट कोर्ट मेरे को बोलेगी कि आप कोर्ट फीस पे करिए, तो कोर्ट फीस कितने रुपए पे लेगी, 800 रुपए पे। कि भाई 200 रुपए तो चलो तुमने अपनी जेब से पहले ही दे दिया, तो तुमको तो बेनिफिट 800 रुपए का ही होगा, तो 800 रुपए के हिसाब से कोर्ट फीस पे करो। बेनिफिट अमाउंट पे लिया जाएगा भाई। ऐसे थोड़ी है कि दादा मेरे को 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दे गए, दादा के ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा ही था, तो मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं, मैं किस बात की कोर्ट फीस पे करूं। कोर्ट फीस तो मैं तब पे करूं जब मुझे कोई फायदा होगा, मेरे पास क्या है। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पे। अब ध्यान देना, ये है क्या कहानी, ये इसके अंदर ये बात, ये तो ये जो आपका सेक्शन 19 बी है ना, ये इसकी बात नहीं करता। ये तो चलो अपने ने कंसेप्ट समझने के लिए बात की, सेक्शन 19 बी इस पे लेकर नहीं है। सेक्शन 19 बी इसकी बात नहीं करता। सेक्शन 19 बी कहता है भैया फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे को भाई विल है, ये सब है क्या, प्रॉपर्टी की तो बात हो रही है, कि उस बंदे को प्रॉपर्टी आ रही थी, और जो एग्जीक्यूटर बोल सकते हैं, ठीक है, जो कागज को एप्लीकेशन डालते हैं कि एग्जीक्यूट किया जाए, एग्जीक्यूटर ने कोर्ट फी पे किया है फुल अमाउंट पे, प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल कीमत है ना कंप्लीट अमाउंट पे, उस पे किया है, एक चीज। एंड उसने ये भी कर दिया, मतलब उसने दोनों काम कर दिए, उसने ना तो बेनिफिट अमाउंट पे कोर्ट फीस पे किया, कोर्ट फीस उसने फुल अमाउंट पे कर दिया, और उसने जो डिसीज्ड पर्सन है, मतलब उसके जो भी दादा थे या जो भी उसको वसीयत लिख कर गया, डिसीज्ड पर्सन का जो कर्जा था, जो डेट था, वो भी पे कर दिया, वो भी पे कर दिया। भाई कंसेप्ट तो क्या बनता है, अगर आप कर्जा पे कर चुके हो तो आप कोर्ट फीस उतना अमाउंट कम करके कैलकुलेट करो, बेनिफिट अमाउंट। पर इसने क्या किया, कोर्ट फीस पे कर दिया फुल अमाउंट पे, और जो डिसीज पर्सन का कर्जा था वो भी खुद की जेब से दे दिया। तो कानून कहता है कोई बात नहीं भैया, आपको कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी, जो डिफरेंस अमाउंट है ना उसकी कोर्ट फीस रिफंड हो जाएगी ऑफ डिफरेंस अमाउंट। बट कितने टाइम में, 3 साल, ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, कि अगर आप 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में आते हो कि साहब मेरे से गलती हो गई, एक्चुअली में तो कोर्ट फीस ऐसे बनती है कि बेनिफिट अमाउंट पे करनी थी, पर मेरे से गलती होगी, मैंने फुल अमाउंट पे कोर्ट फीस पे कर दी और कर्जा भी अपनी जेब से दे दिया, तो कानून कहता है कोई बात नहीं, आपको रिफंड कर देंगे, अगर आप 3 साल में आए हो तो। कितने साल में, 3 साल, अगर 3 साल में आए हो, और अगर 3 साल में नहीं आए हो तो नहीं भैया, तो नहीं, 3 साल में आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी ध्यान रख लेना, यहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मैं आपको कई बार पहले भी बोल चुका हूं कि भाई एग्जामिनर को भी तो लैंग्वेज चाहिए ना पेपर का क्वेश्चन बनाने में। भाई मान लो मैं एमसीक्यू के क्वेश्चन बनाता हूं तो मुझे चाहिए ना क्वेश्चन कि भाई कैसे लिखूं क्वेश्चन को, कि फ्रेम करूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए, कि क्वेश्चन आपको 2 लाइन या 3 लाइन का लिखूं और पढ़ते ही आपको समझ आ जाए और आप ऑप्शन पे जा पाओ, तो ये तो ऑब्वियस चाहिए। तो यहां से आने के चांसेस बहुत कम है, बस ठीक है मोटा मोटी तौर पर देख के रख लेना, ठीक है। बस जो आने वाले एग्जाम सेक्शन है मार्क कर लेना, 19A, 19E, आपका 19G, 19H, 19J, ये सेक्शन है जो मार्क कर लेना। कोर्ट फीस एक्ट आपका खत्म होता है, कल आपका टेस्ट है। शेड्यूल का आपको जो क्या कहते हैं नोट्स है बिल्कुल प्रॉपर सिंपल फॉर्मेट में मिल जाएंगे। शेड्यूल जरूर अच्छे से पढ़ना, शेड्यूल हमको याद करना है, कोई ऑप्शन नहीं कि अरे नहीं शेड्यूल नहीं, ये नहीं, याद करना है।
कुछ भी आपको पूछना तो पूछ सकते हो, क्लास अपनी तरफ से खत्म है। कल कोर्ट फीस एक्ट का बताया, आपके ग्रुप पे अपलोड किया हुआ ना, कि कोर्ट फीस एक्ट जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी वाला ग्रुप बना रखा है, आपके छत्तीसगढ़ में कोर्ट फीस सिर्फ प्री लेवल का है, मेंस में कोई लॉ का सब्जेक्ट नहीं आता। और कोर्ट फीस एक्ट अगर राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिर्फ छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान और एमपी में कोई कोर्ट फीस एक्ट नहीं है, क्योंकि राजस्थान में खुद का उनका है, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट बोल दो या फिर राजस्थान सूट वैल्यूएशन करके है, तो राजस्थान में खुद का है। जी, अब आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, अपनी तरफ से क्लास खत्म है। कोई भी डाउट कुछ भी आपका है तो बिल्कुल पूछो। चलिए जी, फिर क्लास खत्म करते हैं, बाकी शाम को आपकी क्लास होएगी। ओके, थैंक यू।